दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण का अध्याय 4 जलवायु। इसमें आप पढ़ेंगे जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक ITCZ क्या है, मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं, भारत के जलवायु प्रदेश और अंत में आप जानेंगे भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 4 जलवायु। दोस्तों आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं और आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों में जो है अलग होते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में वाष्पन तीव्र होता है, तापमान अधिक होता है। हम गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। दक्षिण भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है और उत्तर पूर्वी राज्य में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है और ये भिन्नता किन किन कारकों पर। दोस्तों ये भिन्नता मौसम के तत्वों जैसे तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता और वर्षण आदि में परिवर्तन से आती है। दोस्तों मौसम मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन में या एक सप्ताह में मौसम बदल जाता है, लेकिन जलवायु में बदलाव 50 या उससे अधिक वर्षों में आता है। दोस्तों इस अध्याय में हम मानसून के अर्थ, मानसून के अभिप्राय से जानेंगे कि मानसून का अर्थ क्या है। मानसून का अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण यानी परिवर्तन होता है और भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। दोस्तों मानसून जलवायु और एकरूपता और विविधता। मानसूनी जलवायु में एकरूपता और विविधता किस प्रकार है? देखिए मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है और मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु की में अनेक प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं और ये विभिन्नताएं क्यों होती हैं तो समझ लीजिए। ये पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय, आर्द्रता और शुष्कता की मात्रा में अंतर के कारण जो है जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। दोस्तों इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जाता है। तो आइए अब हम तापमान, पवन और वर्षा की प्रादेशिक विविधताओं को जो है ध्यान से देखते हैं। देखिए गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल का तापमान कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इससे आप क्या समझते हैं? दोस्तों इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा हम किसी एक स्थान के 24 घंटे का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, लेकिन थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। यानी जो हमारा रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पर तापमान में बहुत अधिक अंतर आता है, दिन में तापमान बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो जाता है।
वर्षा का भी प्रादेशिक विविधताओं पर असर पड़ता है। हिमालय में वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षा जो है जल की बूंदों के रूप में होता है। और इस प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं, बल्कि मात्रा में भी अंतर आता है। आप जानते हैं कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। अगर हम जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा और उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पाँचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा को देखें, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत और शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों में आरंभ होती है। और एक प्रश्न हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी जलवायु है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। दोस्तों, भारत की जलवायु को कई प्रकार के कारक नियंत्रित करते हैं, लेकिन इसमें जो मोटे तौर पर दो भागों में हम बांट कर देख सकते हैं, एक स्थिति और उच्च आवास संबंधी कारक और दूसरा वायुदाब और पवन संबंधी कारक। स्थिति और उच्चावच संबंधी कारकों में सबसे पहले अक्षांश देखेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है कर्क रेखा यहाँ पर पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। और इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, लेकिन कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के मध्य काफ़ी अंतर पाया जाता है। अक्षांश के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है दोस्तों हिमालय पर्वत। देखिए, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है और अपने विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। ये ऊंची श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया से आर पार बहती हैं, और इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा भी कराता है। इसके अलावा जो अगला कारक है जल और स्थल का वितरण, तो देखिए दोस्तों, भारत के दक्षिण में तीन ओर से हिंद महासागर और उत्तर की ओर ऊंची और अविछिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में जो विभिन्न ऋतुएं होती हैं उसमें विभिन्न वायुदाब विकसित होते हैं, और वायुदाब में भिन्नता के कारण मानसून पवनों का उत्क्रमण भी होता है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक समुद्र तट से दूरी भी है। दोस्तों, भारत की समुद्र तट रेखा लंबी है और इसके कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी या बराबर जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है, यानी समुद्री क्षेत्रों में सम जलवायु और मैदानी क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। मुंबई और कोकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करता है। समुद्र तल से ऊंचाई भी एक अन्य कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं।
जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्चावच दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति और दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट और असम के पवना भूमिखु ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए वायुदाब और पवन से जुड़े कारक भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसमें कौन कौन से कारक हैं? वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों और विभिन्न वायु संगतियों और जेट प्रवाह के अंतर्वाह, और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं, ये सभी दोस्तों मानसून को प्रभावित करते हैं। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या होती है। इसमें सबसे पहले धरातली वायुदाब और पवनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य और पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है, और इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है, और इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। अगर हम मध्य एशिया के उच्च वायु केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातली पवनों को देखें तो ये भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं, और ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं होती है। कई बार इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर तक पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों पश्चिमी जेट प्रवाह की दिशा यहाँ पर दिखाई गई है कि किस प्रकार पश्चिम से भारत के उत्तरी भाग में पश्चिमी जेट पवनें जो है भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दिशा किस प्रकार बदलती है। दोस्तों जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण को भी जानना जरूरी है। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वो धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों पर चलती हैं। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती, और 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य और पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव में होता है, और पछुआ पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। दोस्तों तिब्बत की जो उच्च भूमि है इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक या उनको रोकने का कार्य करती है, जिसके कारण जेट प्रवाह 2 भागों में बंट जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है, और जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर बहती है, और इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है, और इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है, और ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत के जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी जलवायु को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप से मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, और शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों का धरातली संचरण किस प्रकार से हो रहा है। ये तिब्बत, हिमालय और देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से किस प्रकार जो है इनका मानसूनी पवनों का संचरण हो रहा है। दोस्तों, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों से टकराते हैं। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे चक्रवात अधिक विनाशकारी होते हैं और आप कई प्रकार के चक्रवात जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तट को प्रभावित करते हैं उनके बारे में आप न्यूज़ में भी सुनते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। दोस्तों, धरातली वायुदाब और पवनें ग्रीष्म ऋतु में मौसम क्रियाविधि को प्रभावित करती हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायणी स्थिति में आ जाता है तो उपमहाद्वीप के निम्न और उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण यानी परिवर्तन हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आ जाती है और इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम वैज्ञानिकों ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध होता है और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच जो कार्यकरण का संबंध है ITCZ का जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति जो होती है ये विषुवत वृत्त को पार करके समांतर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है और यही आर्द्रवायु धारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। देखिए दोस्तों, जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण किस प्रकार जो है मौसम की गतिविधि को प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, वायुदाब और पवनों का जो प्रतिरूप है वो केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और ये जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह समांतर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है। यहाँ पर मानसून के आगमन के समय जो मौसम की स्थिति है उसको दर्शाया गया है। इसके अलावा पूर्वी जेट प्रवाह और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है और ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं और इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता और प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। अभी अभी आपने अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के बारे में जाना है। ये क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, विषुवत वृत्त पर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ये ITCZ एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक या ट्रेड विंड्स मिलती हैं और इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। कभी कभी इसे मानसूनी गर्त भी कहते हैं। ये मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है और ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध को व्यापारिक पवनें जो 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। कोरियालिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है और यही दक्षिण पश्चिमी मानसून है। दोस्तों, शीत ऋतु में ITCZ जो है वो साउथ की ओर खिसक जाता है और इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है और यही उत्तर पूर्व मानसून है। आइए देखते हैं दोस्तों, भारतीय मानसून की प्रकृति क्या है।
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानसून एक सुपरिचित जलवायु कारक है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। मानसून की सही सही स्थिति और उसके कारणों को जानने के प्रयास किए गए, किंतु अभी तक कोई एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। कुछ दिनों में इसका तोड़ तब आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों को व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। देखिए, मानसून का आरंभ और उसका स्थल की ओर बढ़ना, वर्षा लाने वाले तंत्र जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मानसूनी वर्षा की आवृत्ति और वितरण के बीच संबंध और मानसून में विच्छेद, ये भारतीय मानसून की प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। दोस्तों, एल नीनो और भारतीय मानसून, एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो के बारे में बार बार पूछा जाता है। ये एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है और इसके कारण संसार भर के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। दोस्तों, एल नीनो में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में एल नीनो प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो दोस्तों भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है और ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इससे क्या क्या होता है? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति हो जाती है, समुद्री जल के तापमान वाष्पन में अनियमितता और प्लवक की मात्रा में कमी आती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों बालक ईसा होता है, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है और पेरू यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये दिसंबर महीना गर्मी का महीना होता है। भारत में जो है मानसून की लंबी अवधि होती है। इसके पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था और इसके कारण देश के अधिकांश भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथियाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले 1 जून को केरल में, 5 जून को दोस्तों ये तमिलनाडु में, 5 जून को आंध्र प्रदेश, दोस्तों महाराष्ट्र और केरल में 1 जून को। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कर्नाटक में 5 जून को, मुंबई में 10 जून को, गुजरात में 15 जून और 1 जुलाई को मानसून जो है सामान्य आगमन की ये तिथियाँ हैं। मानसून का आरंभ किस तरह से होता है? दोस्तों, 19वीं सदी में ये व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान ही मानसून पवनों को उपमहाद्वीप को चलने के लिए तैयार करता है। लेकिन अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थित दोस्तों विशाल भूखंड है वो गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब विकसित हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर धीरे धीरे गर्म होता है। जब निम्न वायुदाब का केंद्र विषुवत रेखा के उस पार दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है तो इन दशाओं में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्व सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों की रेखाओं के बीच पार करती हैं। ITCZ की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति प्रत्यावर्तन से है। दोस्तों, जब पश्चिमी जेट प्रवाह खिसकता है तो दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है और इस पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून का प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारत में मानसून का प्रवेश किस प्रकार होता है? तो देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती हैं।
और मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। वर्षावाही तंत्र और मानसूनी वर्षा का वितरण किस प्रकार होता है? दोस्तों, भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे चीन सागर में पैदा होता है और उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करता है और पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि ये आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है। पहला कारक तो ये है समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं और अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। ये दोनों पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता के कारण हैं। बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय अवदाब या निम्न दाब की बारंबारता होती है, ये हर साल बदलती है। और दोस्तों, भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र, जिसको मानसून श्रेणी कहते हैं, उसके द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में पर्याप्त उतार चढ़ाव आता है। दोस्तों, वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है और भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूरब, उत्तर पूर्व की ओर और उत्तरी भारतीय मैदान और प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग में दक्षिण दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आप जानते हैं, भारत में पश्चिमी तट से पश्चिम से पूरब, उत्तर पूर्व की ओर और उत्तरी भारतीय मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में पूरब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट जाती है। मानसून का विच्छेदन क्या है? दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार जो है कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक, दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है और इसके कई कारण हैं। पहला तो ये है उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। दूसरा, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवने तट के समानांतर बहने लगें। यहाँ पर दोस्तों मैप में जनवरी के तापमान को दर्शाया गया है। और इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून का निवर्तन। दोस्तों, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से पीछे हट जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें जो हैं बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। ऋतुओं की लय क्या है? दोस्तों, भारत में जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिक जो हैं ऋतुओं को शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून की निवर्तन की ऋतु में बांटकर अध्ययन करते हैं। शीत ऋतु में तापमान किस प्रकार होता है? दोस्तों, शीत ऋतु में जो तापमान है ये आमतौर पर उत्तरी भारत शीत ऋतु नवंबर के मध्य से प्रारंभ होती है और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है और रात का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भाग में बहुत ठंड पड़ती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर उत्पन्न होता है और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर की ओर तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर लाती हैं और ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरा भी पड़ता है। मानसून को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मानसून का स्वभाव और रचना तंत्र संसार के भागों में स्थल, महासागर और ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है।
पूर्वी प्रशांत महासागर में फ्रेंच पोलिनेशिया है। इसके ताहिती लगभग 18 डिग्री दक्षिणी और 149 डिग्री पश्चिमी तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पोर्ट डार्विन के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों के आधार पर मानसून के व्यवहार को ये पूर्वानुमान करता है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में समकारी प्रभाव समुद्र का होता है और इसके कारण ऋतु के अनुसार तापमान में वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव हो। तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इसके बाद वायुदाब और पवनी। दोस्तों, दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। 1019 मिलीबार और 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तरी पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। यहाँ पर दबाव और सतही पवनों का जो क्षेत्र है वो दर्शाया गया है कि किस प्रकार से भारत में समदाब रेखा मिलीबार में ये जो है पवन प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा भारत में जो तापमान का वितरण है, जुलाई के तापमान को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, जुलाई में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस दक्षिण भारत में रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तरी भारत का तापमान कम रहता है। दोस्तों देखिए, उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र दक्षिण में हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना जब प्रारंभ करती है तो कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो मंद गति की पवन है, मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है और गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिम होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है और भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। दोस्तों, सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी ये सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूरब की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। भारत में उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में कुछ भूमिका निभाते हैं। वर्षा। तो दोस्तों, शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती हैं। इनमें नमी केवल नाम मात्र की होती है और दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना खत्म हो जाती है। शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है, कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं और कम मात्रा होते हुए भी ये शीतकालीन वर्षा भारत में रबी फसल के लिए उपयोगी है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीने में हिमालय से निकलने वाली नदियों की जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है और वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूरब की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है और दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार में ये 18 से 25 मिलीमीटर होती है। इसके अलावा कभी कभी देश के मध्य भाग और दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में भारत में उत्तरी पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश और असम में 25 से 50 मिलीमीटर वर्षा होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं।
शीत ऋतु के बाद आइए ग्रीष्म ऋतु के तापमान को देखते हैं। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में मार्च में सूर्य की कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ता है और सर्वाधिक मई जून में भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ पर अधिकांश भागों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। मार्च में दक्कन के पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में ये 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। दोस्तों, मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। लेकिन ये तो उत्तरी भारत की बात रही। दक्षिण भारत में जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो थोड़ी मृदु होती है और उत्तरी भारत जैसी तीव्र तीव्र और तीक्ष्ण नहीं होती है। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण वहाँ तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। इसलिए दक्षिण में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट में दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसमें ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और ये 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे आता हो। गर्मी के दिन में वायुदाब और पवनें किस प्रकार होती हैं? देखिए, देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। दोस्तों, उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थिर हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न वायुदाब की लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम थार मरुस्थल से पूरब की ओर दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातली संरक्षण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल के तट और बांग्लादेश के साथ साथ दक्षिण पश्चिम होती है। दोस्तों, उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं और मध्य से जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू नाम से विख्यात शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं। ये मई जून के महीने में होता है और कई बार आधी रात तक चलती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं और शुष्क और आर्द्र वायु संहतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं और इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और ओले भी पड़ते हैं। आइए देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। ये आम्र वर्षा। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही मानसून बौछारें पड़ती हैं। केरल और कर्नाटक में ये आम बात है, और यहाँ की वर्षा को आम्र वर्षा करते हैं, जो कहते हैं, जो आम की फसल को जल्दी पकने में सहायक होती है। फूलों वाली बौछार, तो इससे केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी, तो असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं, जिनकी कुख्यात प्रकृति के अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है बैसाख के महीने में चलने वाली तबाही। चाय, पटसन और चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। और लू, आप जानते हैं, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार, उत्तर प्रदेश तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। अब आइए देखते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु के बारे में।
दोस्तों वर्षा ऋतु जो है ये मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण जब निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है तो जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं और भूमध्य रेखी गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं और भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, जिस कारण इनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ होती है। पहली बार इसका असर ये होता है कि तापमान में गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है और जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में ये जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है और ज्यों ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तरी पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं और ये दो तरह की अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में पहुंचती हैं। अरब सागर की शाखा की जो मानसून पवनें होती हैं दोस्तों, ये देखिए इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती हैं। ये पवन तत्काल ठंडी होकर सह्याद्र की पवनाभिमुखी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है, जिससे पश्चिमी घाट के पूरब में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है और कम वर्षा का ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगलौर, पुणे और बंगलौर में होने वाली वर्षा की मात्रा जो है अंतर होती है। इसके अलावा अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत के दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ यह गंगा मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। तीसरा कि इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। यहाँ से अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है, बहुत ही कम वर्षा करती है और पंजाब और हरियाणा में भी ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं और ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे थोड़ा मजबूत होकर पश्चिमी हिमालय में विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें, तो बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट और दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश के थोड़े से भाग में टकराती है, लेकिन म्यांमार के तट पर स्थित अराकान योमा पहाड़ियाँ इस शाखा के बड़े हिस्से से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं और इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। दोस्तों यहाँ से ये शाखा हिमालय पर्वत और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है और ये शाखा क्या करता है, विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। और देखिए इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिन राम दुनिया का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। दोस्तों इसमें ये जानना जरूरी है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। तो पहला कारण तो ये है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है और दूसरा ये कि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। आइए जानते हैं दोस्तों मानसूनी वर्षा की विशेषताएं क्या हैं। देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली मौसमी वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। दूसरा ये कि मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है,
जैसे पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है, इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। तीसरी बात ये कि समुद्र से दूरी के साथ मानसून वर्षा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 और इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर, दिल्ली में केवल 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इसके अलावा किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है और इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं। इनको विभंग या विच्छेद कहा जाता है और इन विच्छेदों का संबंध चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी में शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को दर्शाते हैं। इसके अलावा भारत में मानसूनी वर्षा ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, बहुत सा पानी इसमें बह जाता है और मृदा का अपरदन होता है। साथ ही भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु से प्राप्त होता है। और मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है। 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से वर्षा में पाया जाता है और कई बार पूरे देश या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। इसके अलावा कई बार जो भारतीय मानसून है इसके द्वारा जो वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है, इससे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है और शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। मानसून के निवर्तन या वापसी की ऋतु क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कही जाती है और सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर जो निम्न वायुदाब द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है, इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर हो जाता है और मानसून सितंबर के पहले सप्ताह से लेकर पश्चिमी राजस्थान से लौटता है और इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित हो जाता है और नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। दोस्तों जब मानसून वापस हो जाता है तो आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है, जमीन में अभी भी नमी होती है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है, इसमें उमस भरी गर्मी होती है। दोस्तों मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के भागों में वर्षा होती है और यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं और यहाँ पर हर साल चक्रवाती आपदा आती है। यहाँ पर देखिए भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण को आप देख सकते हैं। ये देखिए लक्षद्वीप और पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं उड़ीसा और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। इसके अलावा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है गंगा के मैदान में होती है और राजस्थान और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा की परिवर्तिता, यहाँ पर देखिए वर्षा की परिवर्तिता दोस्तों यहाँ पर 60% से ज़्यादा राजस्थान और पश्चिमी भारत के हिस्सों में होती है। 30% से 60% तक देखिए ये आपके पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिस्सों में। 15% से 30% तक अन्य भागों में होती है दोस्तों। तो ये वर्षा की परिवर्तिता की मात्रा थी। दोस्तों जो चक्रवाती तूफान उठते हैं वो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं और कोरोमंडल जो है तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। और ऐसे चक्रवात दोस्तों बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा उठते हैं, अरब सागर में कम उठते हैं। आइए देखते हैं भारत की परंपरागत ऋतुएं।
परंपरागत के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन काल से जो व्यवस्था की गई है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। वसंत जो है दोस्तों ये मार्च अप्रैल के महीने में, ग्रीष्म मई जून में, वर्षा जुलाई अगस्त में, शरद सितंबर अक्टूबर में, हेमंत नवंबर दिसंबर में और शिशिर जनवरी फरवरी में होता है। वर्षा का वितरण तो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है। क्षेत्रीय विषमता इस रूप में कि कुछ भाग अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जिसमें पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियाँ। दूसरे मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और उप हिमालय ये मध्यम वर्षा वाले हैं। इसके अलावा कुछ भाग कम वर्षा वाले या न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार। और अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र भी कुछ हैं, जैसे प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों में रहता है। तो ये वर्षा का जो है वितरण था। वर्षा की परिवर्तिता, दोस्तों भारत में वर्षा का विशिष्ट लक्षण उसका बदलाव है। वर्षा की परिवर्तिता को विचरण गुणांक मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100 से निकाला जा सकता है। दोस्तों विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से होते हुए विचलन को दर्शाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन होता है और भारत में दोस्तों जो है 25% से कम परिवर्तिता पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड में जो है पाया जाता है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तिता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग और दक्कन के पठार के अतिरिक्त भागों में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50% तक है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। आइए देख लेते हैं भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में। दोस्तों भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है और मौसम की कई विभिन्नताएं इस पर देखी जा सकती हैं। जलवायु प्रदेश किस तरह से पहचाने जा सकते हैं? दोस्तों एक जलवायु प्रदेश में जलवायुई दशाओं की एकरूपता या समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोपेन द्वारा जो जलवायु परिवर्तन किया गया है, जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है, तापमान और वर्षा के मासिक मान को रखा गया है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं। पहला उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दूसरा शुष्क जलवायु है, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है। और तीसरा गर्म जलवायु है, जहाँ ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और पांचवा जो है हिम जलवायु है, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। पांचवा जलवायु प्रकार बर्फीली जलवायु है, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन के जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया गया है और वर्षा के तापमान के वितरण को विभिन्न उप विभागों में बांटा गया है। देखिए कोपेन ने जो है वर्णों को यस और अर्ध मरुस्थल के लिए डब्लू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है और उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे स्मॉल एफ पर्याप्त वर्षण, स्मॉल एम शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, स्मॉल डब्लू शुष्क शीत ऋतु, स्मॉल एच शुष्क और गर्म, स्मॉल सी 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, स्मॉल जी गंगा का मैदान। और इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। दोस्तों मानसून जो है भारत के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? तो मानसून से समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है।
हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भागों में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारे साल भर खेती की जा सकती है। तीसरा, मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विविधता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। और इसके अलावा चौथा है, वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। पांचवा है, भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने और उसके पर्याप्त वितरित रहने पर होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधा नहीं, मानसून बहुत ही सहायक होता है। इसके अलावा मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों पे मृदा अपरदन की समस्या भी उत्पन्न करता है। और उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। और आठवां है, भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। यहाँ पर देखिए, भारत के जलवायु प्रदेशों का जो वर्णन किया जा सकता है कोपेन के अनुसार। यहाँ पर देखिए, जो हमारा ध्रुवीय प्रकार है जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में है। राजस्थान में स्टेपी और गर्म मरुस्थल प्रकार है। शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार गंगा का जो मैदान है। इसके अलावा लघु ग्रीष्म ठंडी शीत ऋतु वाला जो है ये दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में है। इसके अलावा अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु ये महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्रों में। महानदी डेल्टा में दोस्तों उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। और देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। और कर्नाटक और केरल के हिस्सों में लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार जो है ये कोपेन के प्रणाली के अनुसार भारत में जो जलवायु परिवर्तन है उसको दर्शाया गया है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जो जलवायु प्रदेश हैं इनको देख लेते हैं। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। लघु ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार ये कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है ये गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में। गर्म मरुस्थल राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। और शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में। लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत वाला जलवायु प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में। और ध्रुवीय प्रकार जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पाया जाता है। अब आइए लास्ट में देखते हैं दोस्तों भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय और स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में ये परिवर्तन आज भी हो रहे हैं। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके हुए थे। और दोस्तों, प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो है सुना होगा। विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि या उत्सर्जन चिंता का प्रमुख कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान हैं और इन्हें और कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य गैसें 4 दीर्घ तरंगी विकिरण को ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं और इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में या पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में उनकी भूमिका अधिक है। अगर जो अध्ययन की बात करें तो 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी और तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन होंगे। इनमें से गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल ऊंचा होगा और औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ेंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग जल सिक्त यानी डूब जाएंगे और कुछ भाग अधिक शुष्क हो जाएंगे।
इसके अलावा कृषि के प्रतिरूप या मॉडल बदलेंगे, जनसंख्या और पारतंत्र में भी परिवर्तन होंगे। और अगर आप सोचिए कि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के कई हिस्से डूब जाएंगे और दुनिया के कई द्वीप भी जलमग्न हो जाएंगे, जिससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये था आज का वीडियो 11वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 4 जो है जलवायु। इसमें आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं क्या हैं, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है, और अंत में आपने जाना भूमंडलीय तापन या भूमंडलीय ऊष्मन क्या है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।